क्वेश्चन 15, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन। तो एक बॉडी का जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम p, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। सो मोमेंटम डिपेंड करता है एक बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी के, जिसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन 15 में ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन 16 है आपके पास, एन अल्टरनेट यूनिट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये किसके बराबर है, यहाँ पे जो आपके पास यूनिट्स गिवन है। सबसे पहली बात, अगर आप न्यूटन लो, या आसान सा है तो इससे शुरू करते हैं। तो न्यूटन इक्वल होता है किसके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। कैसे, एम ए के इक्वल होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम ए। अब फोर्स का यूनिट है मीटर, मैं आपको बताती हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड की इक्वल कैसे होगा। मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो समझ आया कि एक्सेलरेशन मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड की इक्वल कैसे हुआ। हमें फाइंड करना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, ये यूनिट है मोमेंटम का, ठीक है। और मोमेंटम का दूसरा यूनिट क्या होता है, जो कि इक्वल है किसके, न्यूटन सेकंड के, जिसका मतलब ऑप्शन बी सही जवाब है। लेकिन आप इसे स्टेप बाय स्टेप निकाल भी सकते हो इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट, ठीक है। अच्छा जी, तो 16 का बी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आप सी और ए को भी थोड़ा डिस्कस करना चाहते हो, या भाई न्यूटन सेकंड कैसे इक्वल हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, तो आसान सी बात है। देखो न्यूटन सेकंड, न्यूटन हमने अभी देखा, इसकी बेस यूनिट्स क्या होंगे, किससे बना हुआ है ये, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, ये सेकंड आ गया, ठीक है। ये सेकंड और एक सेकंड यहाँ पे कैंसिल हो गया, जिसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ आ गया कैसे न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी में अगर आप देखो तो न्यूटन मीटर दिया हुआ है। न्यूटन मीटर यूनिट होता है वर्क डन का। न्यूटन मीटर किसके इक्वल है, जूल के इक्वल है, ठीक है। न्यूटन जूल सेकंड यूनिट होता है एंगुलर मोमेंटम का, जिसे आप एल से रिप्रेजेंट करते हो, और ये यूनिट है किसका, प्लांक्स कांस्टेंट का, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट एच से हम जिसे लिखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या होगा। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इम्पल्स का फॉर्मूला हमें पता है, इम्पल्स इक्वल होता है किसके, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट इम्पल्स होता है। या फिर इम्पल्स को आप चेंज इन मोमेंटम भी कहते हो। इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों की डायमेंशंस भी सेम होती हैं। तो मोमेंटम का यूनिट अगर आपको याद है तो आप इम्पल्स का यूनिट भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है। तो मोमेंटम का यूनिट हमने भी देखा क्या है, न्यूटन सेकंड है। तो सिंपल बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ऐसे भी आई प्रेफर आप ये फॉर्मूला भी याद कर लो कि इम्पल्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू टाइम के। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और टाइम का यूनिट है सेकंड, न्यूटन सेकंड आ गया। दूसरी बात, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होता है, तो मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड है। ओके, द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन आपके पास किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम के। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट भी क्या है, सेकंड, जिसका मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास जो डायमेंशन है, आप आसानी से यूनिट को देखकर निकाल सकते हो। वैसे तो आपको जो डायमेंशन जैसे मेन डायमेंशन वो तो याद होनी चाहिए, जैसे वेलोसिटी, टाइम, जस्ट टू सेव अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम। वैसे अगर नहीं भी आपको याद करनी तो आप लेस देन अ मिनट में निकाल भी सकते हो। देखो अब ये जैसे m है, तो m आपके पास लेंथ का यूनिट है, ऐसा ही है, तो मैंने इसके लिए l लिख दिया। सेकंड स्क्वायर आपके पास टाइम का यूनिट है, तो t के ऊपर स्क्वायर आ गया क्योंकि सेकंड स्क्वायर था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, डायमेंशन हो गई एक्सेलरेशन की। कभी कभी यहाँ पे m भी दे देता है वो, तो अब m तो हमारे पास है नहीं, तो m के ऊपर पावर 0 हो जाएगी। किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 1 की इक्वल होती है, इसका मतलब लिखो ना लिखो एक ही बात है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की है, वो ये, सेकंड स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में था, इसका मतलब इसके ऊपर पावर क्या होगी, -2 होगी, माइनस आएगा यहाँ पे। सो यू नीड टू बी केयरफुल विद दैट। चलो अब
ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है. ओके, देन वी हैव क्वेश्चन 19. द डायमेंशन ऑफ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? वैसे याद होनी चाहिए आपको, MLT-2 होती है, ठीक है, लेकिन आप निकाल भी सकते हो. फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है. न्यूटन इक्वल है किसके? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की. किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, और सेकेंड स्क्वायर टाइम का यूनिट है. तो टी के ऊपर -2 पावर आ गई. यही डायमेंशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायरेक्शन ऑलवेज? किन दो चीज़ों की डायरेक्शन सेम होती है हमेशा? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, लेकिन हमेशा नहीं सेम होती. और ये कहीं पे ऑप्शन में गिवन भी नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही थी, क्योंकि बहुत बार हमें ये पढ़ाया जाता है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी. लेकिन अगर आप वाइब्रेटरी मोशन आगे जाके जब पढ़ोगे सिंपल पेंडुलम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पे एक्सेप्शन है वो एक, ठीक है. काइनेटिक्स में तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? पैरेलल है, सेम होंगे, अलॉन्ग होंगे दोनों एक दूसरे के. लेकिन SHM में ऐसा नहीं होता. सिंपल पेंडुलम में दोनों एंटी पैरेलल होता है. कि अगर ये पेंडुलम है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन होगी. तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी पैरेलल होगी, 180 डिग्री पे होगी, ठीक है. तो इसीलिए रादर देन सेइंग कि इन दोनों की डायरेक्शन एंड पैरेलल है, आप ये क्या कहो कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, ठीक है. वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द मोशन होगी. कि अगर बॉडी आगे जा रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आगे है, बॉडी पीछे जा रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पीछे है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है. उसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है. तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग होगी. लेकिन अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, ठीक है. अगर आप कहते हो तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी. अब इसमें एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिएगा आप, कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैरेलल होंगे. अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है, रिटार्डेशन, ठीक है. तो उस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाती है वेलोसिटी की डायरेक्शन के. ऐसा ही है ना, देखो अगर ये मेरे पास एक यहाँ पे कार है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, आगे जा रही है, बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी. समझ लो बॉडी अभी इस ऑटोमोबाइल, ये आपके पास जो भी ट्रक थी, इसने ब्रेक लगाया, वेलोसिटी डिक्रीज़ होने लगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई? पीछे की तरफ हो गई. अब वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी पैरेलल होगी. समझ आया? अच्छा, बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा अगर आप बोलो कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पैरेलल होती है फोर्स की डायरेक्शन के. फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों भाई हैं, ये आपके पास एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? सेम होगी. अ स्नूकर बॉल moving with velocity v collides head on with another snooker ball. अब ये collide का आ गया वर्ड. इस वर्ड से आप पता लगा लो कि अच्छा ये तो collision वाले टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है. वो कहते हैं भाई आपके पास एक बॉल है, ये बॉल मूव कर रही है v वेलोसिटी से और ये कोलाइड करती है, मतलब टकराती है दूसरी स्नूकर बॉल से. सेम मास है दोनों का m, और ये वाली जो बॉडी थी, दूसरी वाली जो स्नूकर बॉल थी, ये रेस्ट में थी. इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है. इफ़ द कोलिजन इज़ इलास्टिक, अगर इनका कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है. तो बताइए जो सेकंड स्नूकर बॉल है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें याद रखिएगा जो काइनेटिक एनर्जी है और जो मोमेंटम है mv के बराबर होता है. ये दोनों क्या होता है? कंजर्व्ड रहते हैं, यानी कि कांस्टेंट रहते हैं. तो जब ये बॉल, ये वाली बॉल जो v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ये टकराएगी इस बॉल से, तो इसका जो ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसका जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो जाएगा इस बॉल में. तो ये वाली बॉल जो रेस्ट में आ जाएगी, इसने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इस बॉल में जो रेस्ट में थी.
तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी z, पहले 0 थी, रेस्ट में थी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी इसकी। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्यों v हुई, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड था, तो कोलिजन हुआ तो मोमेंटम शिफ्ट हो गया दूसरी बॉडी में, तो इसकी वेलोसिटी वो हो गई जो पहले वाली बॉल की वेलोसिटी थी। इसकी वेलोसिटी उसने बोला v थी, तो इसकी भी v हो गई।